गुड आफ्टरनून बेटे. एंड वालेकुम अस्सलाम एज वेल. बेटे आज सबसे पहले फार्माकोलॉजी से शुरू करेंगे. जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था उसका थोड़ा सा रिकैप करेंगे. कोई अगर तुम लोगों को प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे, फिर मैं आगे चलूंगी. सो मीन वाइल तुम लोगों को जो पढ़ाया है गो थ्रू डैट, और मैं 4 से 5 मिनट वेट करूंगी ताकि बाकी लोग भी ऑनलाइन हो जाएं. गुड आफ्टरनून बेटे लुबना. बेटे यू कैन ऑल हेयर मी राइट? ओके बेटे, जो लास्ट टाइम पढ़ाया है प्लीज सारा अपनी बुक से भी रिव्यू लो उसका. देन आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फॉर यू और फिर मैं आगे जाऊंगी. अभी तक सिर्फ 3 लोग ऑनलाइन है. अ कपल ऑफ मिनट्स में और वेट कर रही हूँ ताकि बाकी लोग भी आ जाएं, फिर स्टार्ट करती हूँ.
वालेकुम अस्सलाम बेटे हबीबा जी, बेटे बोलो। बेटे आहिस्ता आहिस्ता हम लोग मूव करेंगे अब डिफिकल्ट टॉपिक्स की तरफ, इसलिए मेरी तुम लोगों को ये एक सलाह है कि तुम लोग एब्सेंट मत हो और रेगुलरली अटेंड करो। हबीबा आप आ रही है बेटे आवाज? पहले मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैंने तुम लोगों को 5 मिनट दिए पिछला रिवाइज करने के लिए और कुछ पूछने के लिए। फिर उसके बाद मैं एक दो क्वेश्चंस पूछूंगी और फिर आगे कंटिन्यू करूंगी बेटे। शाबाश, जो पढ़ाया उसको जल्दी से कंटिन्यू करो, रिवाइज करो जो थोड़ा बहुत है, फिर मैंने एक दो क्वेश्चंस पूछने हैं।
ओके बेटे, दैट्स एनफ नाउ। मैंने तुम लोगों को ऑनलाइन होने का और रिवीजन करने का भी अच्छा खासा टाइम दे दिया है। नाउ प्लीज आस्क के प्रीवियस स्लाइड्स में से कोई ऐसी चीज जो तुम्हें समझ नहीं आ रही हो, यू कैन आस्क मी राइट नाउ बेटे। नो क्वेश्चन बेटे, हम लोगों ने कवर किया था पोटेंशिएशन तक, कोई क्वेश्चन नहीं है पोटेंशिएशन तक। ओके ग्रेट। ओके, टाइप करके तुम लोग मुझे एक सवाल का जवाब दो, और वो ये है कि 2+2 = 4, ये कौन से रिएक्शन में होता है? 2+2 = 4। टाइप इट हेयर। हबीबा नो इशू मैम के बाद अगला ही क्वेश्चन है तुम्हारा, समेशन एक बार दोबारा बता दें। ओके ठीक है, मैं कंटिन्यू करती हूँ। अब पहले चूंकि मैंने तुम लोगों को टाइम दिया था, मैं रिवाइज करवाती हूँ। पहले जो क्वेश्चन मैंने दिया है, ओके सिद्रा का जवाब आया समेशन। ओके ग्रेट। समेशन का दूसरा नाम क्या है? समेशन का दूसरा नाम क्या है बेटे? What is the other name of summation, bete? I told you last time. Please let me know. It's all right, bete. If you have no book at the moment, but the question is कि मैंने last time ये बताया था. Yes, Habiba, you are right. Additive effect. It's all right. बेटे बुक पास रखा करो, ये एक दिन होता है हमारा, इस दिन किसी किस्म की कोताही जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। यस यू आर राइट, अनदर नेम फॉर समेशन इज एडिटिव इफेक्ट। अच्छा मुझे ये बताइए काइंडली कि 1+1 कैन बी 3, 4, 5, 6, ये कौन सा रिएक्शन है? वन प्लस वन कैन बी 3, 4, 5, 6 और एनी नंबर, ये कौन सा रिएक्शन है?
नीलम आप अभी आए हो बेटे, मैंने क्वेश्चन पूछा हुआ है, काइंडली फोकस ऑन इट. Can you hear me? If you can hear me, I asked a question from you, which is 1 plus 1 if 3, 4, 5, 6, 7, 8. What if the kind of reaction? Please let me know. No, bete, is an example of synergism and comparative. What is comparative? Competitive. The word is competitive and that is the type of agonist. I am going to give you a recap. मेरा ख्याल है ईद से होकर आए हो, जो मैंने पीछे तुम लोगों को बताया है कोई चीज तुम लोगों को समझ नहीं आ रही. वंस अगेन एक रिकैप करवाने लगी हूं. सबसे पहले क्लियर रखो, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस पढ़े. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस में मैंने तुम लोगों को बताया कि इंटरेक्शंस कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स लाइक पोटेंशिएशन, साइनर्जिज्म एंड समेशन और एडिटिव इफेक्ट. समेशन और एडिटिव इफेक्ट दो ही रिएक्शंस के एक नाम है. जब दो या दो से ज्यादा, जरूरी नहीं दो ड्रग्स, दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, जब दो या दो से ज्यादा ड्रग्स का कंबाइंड इफेक्ट उनके इंडिविजुअल इफेक्ट के सम के बराबर हो तो उसको एडिटिव इफेक्ट या समेशन कहते हैं. इसका मतलब ये है कि अगर एक ड्रग अपना 50% इफेक्ट क्रिएट करती है और दूसरी इफेक्ट भी ड्रग भी 50% इफेक्ट करती है, तो दोनों मिलके 50 प्लस 50 को अगर अलग-अलग कंबाइन करोगे तो आंसर आएगा 100, और दोनों को अगर इकट्ठे खाओगे तो भी आंसर आएगा 100. ऐसे रिएक्शन को एडिटिव या समेशन कहते हैं. अगर अलग-अलग खाने से और एक ही दफा खाने से रिएक्शन एक ही जैसा आना है तो फिर इसको कंबाइन करने की क्या जरूरत है. इससे कंबाइन करने का ये फायदा होता है कि जब हम अलग-अलग ड्रग्स खाते हैं तो ड्रग्स की क्वांटिटी वो इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ज्यादा खानी पड़ती है, पर बाजुकात ऐसा होता है कि एडिटिव इफेक्ट में कम अमाउंट ऑफ ड्रग को हम कंबाइन करते हैं और वो हमें उतना ही इफेक्ट देती है जो इंडिविजुअल. और दूसरी चीज, जब अलग-अलग ड्रग खानी पड़ेगी तो बार बार दो दवाइयां खानी पड़ेंगी, या तीन अगर दवाइयां कंबाइन की हैं तो तीन डिफरेंट दवाइयां खानी पड़ेंगी. पेशेंट कंप्लायंस नहीं होगा, बार बार दवाइयां खाना किसी को नहीं पसंद. जब मैं तीनों ड्रग्स को एक साथ कंबाइन कर दूंगी, आई कैन ईट ऑल ऑफ देम एट वंस. बट रिमेंबर, हर ड्रग को कंबाइन नहीं किया जा सकता. सिर्फ उन्हीं ड्रग्स को कंबाइन कर सकते हैं जो आपस में इंटरैक्ट ना करती हो और कंपेटेबिलिटी शो करती हो. इसकी एक एग्जांपल सबसे कॉमनली यूज ड्रग्स जो हॉस्पिटल में है, सेप्ट्रॉन टैबलेट है, को ट्राइमोक्साजोल, को का मतलब कंबाइंड, को सल्फामिथॉक्साजोल. इसमें हमने दो चीजें कंबाइन की हुई हैं, ट्राइमेथोप्रिम का ट्राई लिया हुआ है, को ट्राइमोक्साजोल जो कि सेप्ट्रॉन है, और सल्फामिथॉक्साजोल का मिथॉक्साजोल. इन दोनों को कंबाइन करके जो इफेक्ट आता है ये एडिटिव इफेक्ट की एग्जांपल है. होपफुली ये क्लियर है बेटे. एम आई क्लियर नाउ हबीबा? किसने पूछा था मुझसे? आई थिंक हबीबा ने पूछा कि दोबारा बता दें एडिटिव. होपफुली एडिटिव क्लियर होगा तुम लोगों को अब. कैरामॉक्सी में क्या है? ट्रेड नेम नहीं बताया करो. मैंने तुम लोगों को पहले भी कहा है बेटे, डू नॉट कम अप विद ट्रेड नेम. ओके हबीबा, गुड, इफ इट इज क्लियर नाउ. हमेशा जेनेरिक बताया करो मुझे. बेटे ऑलवेज 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 जब कभी इंडेंट्स भी तुम लोग लिखते हो ना हॉस्पिटल में, ट्रेड नेम के बजाय जेनेरिक लिखा करो. इसलिए कभी ऑगमेंटन लिख देते हो तो कभी कैलामॉक्स लिख देते हो, जबकि ऑगमेंटन और कैलामॉक्स एक ही चीज है.
को-एमॉक्सी, ओके यू हैव राइट को-एमॉक्सी बेटे। जब भी को-एमॉक्सी का वर्ड लिखना है दरमियान में गैप जरूर देना है। इफ देयर इज नो हाइफन वी कैन नॉट गेट इट। Co-emoxy is co-emoxyclave. No, it is not an example of additive effect. It is an example of potentiation. मैंने last time भी बताया था। The whole name is co-emoxyclave, means combination of amoxicillin plus clavulanic acid. No need to say sorry बेटे, it's all right. गलतियां करेंगे तो सीखेंगे ना। There is no sorry in my class. जो भी तुम्हारे जहन में चीज आती है उसे हमेशा कहो। जब कहोगे तो वो कंफ्यूजन जो है हमेशा क्लियर हो जाएगी। नहीं कहोगे तो वो कंफ्यूजन बन के हमेशा दिमाग में बॉदर करती रहेगी। अब दूसरा रिएक्शन था सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म में जब हम दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को कंबाइन करते हैं और उनका कंबाइंड इफेक्ट उनके इंडिविजुअल इफेक्ट से ज्यादा होता है तो उसको सिनर्जिज्म कहते हैं। यानी कि अगर मैंने एक ड्रग खाई उसका इंडिविजुअल इफेक्ट था 50%, दूसरी ड्रग खाई उसका इंडिविजुअल इफेक्ट भी था 50%, लेकिन जब मैंने दोनों को कंबाइन करके खाया तो कंबाइंड इफेक्ट आ गया 110%। हालांकि 50-50 प्लस 100 होना चाहिए था, जरूरी नहीं 110 आए, 120, 30, 40, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से ज्यादा होगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट। द एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ साइनर्जिस्टिक इफेक्ट, जब हम किसी पेशेंट को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन के साथ हम उसको दे देते हैं अमाइनोग्लाइकोसाइड। अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करती हैं, पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव को। जब दोनों को लदा देंगे तो वो अपने पर्टिकुलर बैक्टीरिया को किल करेंगी, लेकिन जब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे तो इसका एंटीबायोटिक इफेक्ट बढ़ जाएगा और ये ओवरऑल कंबाइंड इफेक्ट जो है वो इंडिविजुअल इफेक्ट से ज्यादा हो जाएगा। होपफुली ये भी क्लियर है। एम आई क्लियर बेटे? ओके, थर्ड एग्जांपल है बेटे पोटेंशिएशन की। पोटेंशिएशन हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा ड्रग्स को जब कंबाइन करते हैं तो इनमें से एक ड्रग का अपना इंडिविजुअली कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब हम उसको दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो वो दूसरे के इफेक्ट को एनहांस करती है। मेरी स्लाइड के अंदर मैंने पोटेंशिएशन में अमाइनोग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन की एग्जांपल दी हुई है। काइंडली ये एग्जांपल यहाँ नहीं आती, ये साइनर्जिज्म की एग्जांपल है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ये इसमें मेंशन नहीं करना, ये गलती से मैंने यहाँ पर अमाइनोग्लाइकोसाइड और पेनिसिलिन लिख दी है, इसको इसके अंदर कोट नहीं करना। मैं दोबारा रिकॉल दे रही हूँ तुम लोगों को। अच्छा जी, गुड कि अगर क्लियर है। ओके, अब आगे मैं चलूंगी बेटे। पोटेंशिएशन की एग्जांपल है को-एमॉक्सीक्लेव। को का मतलब कंबाइंड, एमॉक्सी का मतलब एमॉक्सिसिलिन और क्लेव का मतलब क्लेवुलेनिक एसिड। तो हमेशा ध्यान में रखना कि क्लेवुलेनिक एसिड का अपना कोई एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एमॉक्सिसिलिन के पास एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट होता है। लेकिन जब हम एमॉक्सिसिलिन के साथ क्लेवुलेनिक एसिड को कंबाइन कर देते हैं तो एमॉक्सिसिलिन का इफेक्ट जो है वो क्लेवुलेनिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से बढ़ जाता है। इसलिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशिएशन। इज इट क्लियर नाउ? बेटे फार्माकोलॉजी अगर साथ साथ तुम लोग नहीं पढ़ोगे जो मैं पढ़ा रही हूं तो ट्रस्ट मी तुम्हें कोई भी नहीं करवा सकता। इफ आई एम पुटिंग द एफर्ट यू हैव टू गो थ्रू इट योरसेल्फ एज वेल। सिर्फ मुझे स्कैन नहीं करना, बुक्स को स्कैन भी करना है।
अदरवाइज इट विल बी इम्पॉसिबल टू कवर द सिलेबस, कि अगर मैं पिछला रिपीट करूं फिर पिछला तो आगे कैसे बढ़ेंगे? आई नीड इनपुट फ्रॉम यू एज वेल. अब ये तीनों रिएक्शंस क्लियर है हमारे बेटे? तीनों रिएक्शंस क्लियर है हमारे? ओके ग्रेट बेटे. थेराप्यूटिक इंडेक्स हमने लास्ट टाइम कवर किया था कि पोटेंशिएशन पे छोड़ दिया था? मुझे याद है हम लोगों ने थेराप्यूटिक इंडेक्स भी कवर किया था. मैंने तुम्हें बताया था ड्रग की इफेक्टिव डोज और ड्रग की टॉक्सिक डोज के दरमियान, अच्छा पोटेंशिएशन पे छोड़ दिया था. ओके ठीक है बेटे. थेराप्यूटिक इंडेक्स से स्टार्ट करती हूँ बेटे. थेराप्यूटिक इंडेक्स एक विंडो है. अपने कमरे में देखो एक दरवाजा है और एक विंडो है. विंडो से हवा अंदर आती है बट यू कैन नॉट गो थ्रू इट अनलेस इट इज अ बिग विंडो. ओके, मैं एक आम विंडो को भी छोड़ो, एक वेंटिलेटर की बात करो, रोशनदान की बात करो. रोशनदान का मतलब है उसमें से हवा आए, उसमें से लाइट आए, एंड दैट्स ऑल. ऐसा ही है. जबकि दरवाजे में से तुम लोग गुजर सकते हो. ठीक है, फिजिकली चीजों को हम पास करने के लिए दरवाजे का इस्तेमाल करते हैं. अब दोनों में क्या फर्क है? जो हमारे पास दरवाजा है उसका डायामीटर ज्यादा है, इसलिए वो हमारे गुजरने के लिए बहुत आसान है. लेकिन जो एक रोशनदान है उसका डायामीटर कम है, तो हम उसमें से नहीं गुजर सकते. हमारे गुजरने के लिए उसमें मुश्किल, दिक्कत होगी, या इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगर वो बिल्कुल ही छोटा हुआ. ठीक है, क्लियर? यही चीज थेराप्यूटिक इंडेक्स में है. ड्रग की इफेक्टिव डोज और ड्रग की टॉक्सिक डोज के दरमियान अगर फासला कम होगा तो इसका मतलब है ड्रग ज्यादा सेफ टू यूज नहीं है. यहां पर डेफिनेशन में मैंने लिखा हुआ है LD50/TD50. ये भी एक एरर है. लीथल डोज, एल का मतलब होता है लीथल डोज, टी का मतलब होता है टॉक्सिक डोज. ये हमारे पास आएगा टी की जगह ED50 आएगा. ठीक है, ED50/LD50. कई किताबों में लिखा होगा ED50/TD50 या ED50/LD50. असल में एल और टी का एक ही मतलब है. टी का मतलब है टॉक्सिक, इट इज नॉट लीथल. एल का मतलब है लीथल, किलिंग इफेक्ट करेगी. ठीक है, तो प्लीज कई किताबों में लीथल और टॉक्सिक को अल्टरनेटिवली लिखा होगा, एक ही बात है. लेकिन इफेक्टिव डोज यहाँ आना था ED50 आना था, मैंने गलती से ऊपर LD50 लिख दिया. अब जो तुम लोगों के पास इनाम दानिश की बुक है उसमें ये एरर नहीं है, तो प्लीज उसको वहां से देख लेना. होपफुली तुम्हें समझ आ गया है. अब मैं बताती हूं, अगर कोई ड्रग जो है जब तक मैं उसके 50 मिलीग्राम नहीं खाऊंगी वो मेरी बॉडी में कोई इफेक्ट नहीं करेगी, वो उसकी इफेक्टिव डोज हो जाएगी ED50. लेकिन जिस तरह ही मैं उसके 60 मिलीग्राम खाऊंगी तो वो मेरे ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट, अनडिजायर्ड अननेसेसरी इफेक्ट, मुझे हार्म करना शुरू कर देगी. वो उसकी टॉक्सिक डोज होगी. अगर मैं 60 को 50 में से माइनस करूं तो क्या आता है? 10. इसका मतलब है विंडो सिर्फ 10 की है, छोटी सी विंडो है. यानी 50 के बाद मैं 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 पे जब आऊंगी तो खतरा आना शुरू हो जाएगा. बेटे मेरी तरफ से पूरे सिग्नल्स आ रहे हैं, कोई वॉइस इशू नहीं होना चाहिए. तुम्हारी तरफ से सिग्नल्स चेक करो. Only for you I have switched on to another connection and that is working just perfectly. Can rest of you hear me?
ओके बेटे, अब दूसरी तरफ देखो, अगर मैं एक कोई ड्रग खा रही हूं, उसका टॉक्सिक इफेक्ट आता है 100 mg पे और उसका डिजायर्ड इफेक्ट आता है 50 mg पे, तो 100 माइनस 50 50, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ गया है। इसका मतलब है 50 से लेके 95 98 तक मैं आसानी से पेशेंट को डोज दे सकती हूँ, पर जब जैसे 99 98 पे आऊंगी, खतरे की तरफ जाना शुरू हो गई हूँ। सो थेराप्यूटिक इंडेक्स हमें इफेक्टिव डोज और टॉक्सिक डोज के दरमियान फर्क बताती है कि दोनों के दरमियान कितना फर्क है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है। अगर दोनों के दरमियान फर्क ज्यादा होगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, ड्रग ज्यादा सेफ टू यूज होगी, जैसे कि पेनिसिलिन्स। अगर टॉक्सिक डोज और इफेक्टिव डोज के दरमियान फर्क कम होगा तो ड्रग विल नॉट बी दैट मच सेफ टू यूज, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, जैसे कि एपिलेप्सी की ड्रग्स और दूसरा हमारे पास एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स, इनमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है। क्लियर? अब अगर तुम लोगों के पास किताब है, तो जिनके पास है मैं चाह रही हूं कि वो इनाम दानिश ने जो उसमें लिखा हुआ है प्लीज उसको गो थ्रू करें। यू हैव 2 minutes टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी हियर, ताकि मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूं। 2 मिनट है तुम्हारे पास, वहां से पढ़ो और कोई क्वेश्चन है तो पूछो। बेटे मार्जिन, सेफ्टी का मार्जिन, सेफ्टी का मार्जिन बेटे, अगर किसी ड्रग का इफेक्ट मुझे 50 mg खाने पे होता है और साइड इफेक्ट उसका 60 mg खाने पे होता है, तो 60 और 50 का मतलब डोज का सेफ्टी का मार्जिन कम है, क्योंकि 50 के बाद मैं 51 52 53 54 55 56 तक आसानी से, जिस तरह मैं 60 के करीब जाना शुरू हो जाऊंगी, टॉक्सिक इफेक्ट का जो है वो कह लो कि ज्यादा मैं टॉक्सिसिटी की तरफ जाना शुरू हो गई हूँ, टॉक्सिक डोज की तरफ। लेकिन अगर टॉक्सिक डोज 100 पे होती है और उसका इफेक्ट 50 पे आता है, तो 100 माइनस 50 इज 50। ओके, गॉट इट, गुड। चलो अब जो बुक में लिखा है उसको रीड करो, देन आई विल गो फर्दर। ठीक है, अगर बुक हॉस्टल पढ़ी है तो जो कॉन्सेप्ट मैंने दिया है उसको करो रिवाइज। हाँ जी, LD50 ED50 बिल्कुल ठीक है। इफेक्टिव डोज नीचे आएगी सादिया और लीथल डोज ऊपर आएगी। मैं ये कह रही थी कि टॉक्सिक या लीथल दोनों में से कोई एक टर्मिनोलॉजी यूज हो सकती है किताब में। इसको सिर्फ ऐसे मैथ वाले कॉन्सेप्ट को रखो। मैथ में याद है जब हम इस तरह के क्वेश्चंस करते थे, तो जो चीज हमारे पास नीचे होती थी, डिनोमिनेटर होती थी, वो ऊपर जाके माइनस हो जाती थी। तो इफेक्टिव डोज हमेशा कम होगी, लिथल डोज ज्यादा होगी।
तो जब इफेक्टिव डोज ऊपर जाएगी तो लीथल डोज में से माइनस होगी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा हमारे पास। ओके बेटे, कपल ऑफ मिनट्स आर गॉन, एवरीथिंग इज क्लियर, मैं आगे चलूं? ओके बेटे, आई एम गोना स्टार्ट विद एगोनिस्ट। एगोनिस्ट की डेफिनेशन मैंने तुम लोगों को पहले भी क्लास में बताई थी कि एगोनिस्ट एक ऐसा एजेंट होता है जिसके पास एफिनिटी भी होती है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी, यानी उसके पास ये अहलियत है कि वो किसी रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन भी करेगा और सिर्फ कंबाइन नहीं करेगा, बाद में उसके अंदर एक रिएक्शन या रिस्पॉन्स को इनिशिएट भी करेगा। ये उसके अंदर चेंजेस लेकर आता है रिसेप्टर के अंदर और रिसेप्टर के साथ कंबाइन करके रिएक्शन को इनिशिएट करता है। इसकी मैं तुम्हें सिंपल सी एग्जांपल दूंगी, क्लास में भी दी थी, दोबारा हल्का सा रीकैप दे रही हूं कि अगर कोई ताला लगा हुआ है और ताले के अंदर तुमने देखा है बाजू का ढेर सारी चाबियां लग जाती हैं लेकिन वो खुलता सिर्फ अपनी चाबी से ही है, तो इसका मतलब है किसी भी ड्रग को अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन करे। रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन करके उसमें चेंज लेकर आएगी तो रिएक्शन स्टार्ट होगा, डिजायर्ड इफेक्ट जिसके लिए तुमने ड्रग खाई है। बिल्कुल उसी तरह ताले में जितनी ढेर सारी चाबियां लग जाए, डजंट मैटर, जो चाबी उसकी शेप को चेंज करेगी, जो चाबी उसकी शेप को चेंज करेगी, सिर्फ उसी वजह से वो खुलेगा। सो एक एगोनिस्ट ऐसा एजेंट होता है जिसके पास एफिनिटी भी है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है। सो ये एक ऐसी ड्रग है जो पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ कंबाइन करेगी और रिस्पॉन्स को इनिशिएट करेगी। अब अगर हमने एगोनिस्ट पढ़ा है तो एगोनिस्ट के पास या एगोनिस्ट की डिफरेंट टाइप्स भी होनी चाहिए हमारे पास, जो कि मौजूद हैं।
सो हमारे पास सबसे पहले जो एगोनिस्ट की टाइप है उसका नाम है कंपेटिटिव एगोनिस्ट। ये पहली टाइप है कंपेटिटिव एगोनिस्ट। बेटे यहां तक सारा समझ आ गया? प्लीज एक लिख के बताओ मुझे, आर यू विद मी ना? ओके, कंपेटिटिव एगोनिस्ट नाम से ही बता रहा है ये मुकाबला करता है, कंपीट करता है। किसके लिए कंपीट करता है? बाइंडिंग साइट के लिए। बाइंडिंग साइट कहाँ होती है? रिसेप्टर के ऊपर होती है। और ये रिवर्सिबल रिएक्शन को प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। और इसका दूसरा नाम होता है रिवर्सिबल एगोनिस्ट। इसका मतलब है कि हम ये ऐसा एगोनिस्ट है जब बॉडी के अंदर फर्ज करो किसी भी केमिकल मीडिएटर ने जाके कंबाइन करना है रिसेप्टर के साथ और हम चाहते हैं कि वो कॉम्बिनेशन ना हो, तो एगोनिस्ट उसके साथ कंपीट करेगा और उसे उसकी रिसेप्टर साइट से कंबाइन होने से रोकेगा और जाके उस साइट को खुद ऑक्यूपाई कर लेगा। ना ही सिर्फ ऑक्यूपाई कर लेगा, वहां पर जाकर चेंजेस भी लेकर आएगा, यानी रिस्पॉन्स भी क्रिएट करेगा। लेकिन हमेशा ये जो रिएक्शन होता है ये रिवर्सिबल होता है। इसमें वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, यानी जब भी हमारे पास जो एजेंट है, जब डिजायर्ड इफेक्ट आ जाएगा, बॉडी के अंदर डिजायर्ड इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, तो जब उसके बाद हमने बॉडी के एक्शन को दोबारा नॉर्मलाइज करना होगा तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होगा। इसलिए इसका दूसरा नाम रिवर्सिबल एगोनिस्ट है। इज इट क्लियर बेटे? नेक्स्ट पे जा रही हूं। नेक्स्ट का नाम है इरिवर्सिबल एगोनिस्ट या नॉन कंपेटिटिव एगोनिस्ट। अब इरिवर्सिबल एगोनिस्ट और नॉन कंपेटिटिव एगोनिस्ट एक ऐसा एगोनिस्ट है जो कोवलेंट बॉन्ड, याद है हमने बॉन्ड्स पढ़े थे एफएससी के अंदर, आयोनिक बॉन्ड, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहां पर एगोनिस्ट जाकर रिसेप्टर के साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करता है और परमानेंट चेंज लेकर आता है। यानी एक दफा जब ये एगोनिस्ट रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है तो फिर हम जो रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं वो परमानेंट होता है, वो रिवर्सिबल नहीं होता। इसलिए इसका दूसरा नाम है नॉन कंपेटिटिव एगोनिस्ट। ठीक है, अब यहां पर मैं तुम्हें एग्जांपल देती हूं। हम ओमेप्राजोल खाते हैं, ओमेप्राजोल कैप्सूल एग्जांपल है नॉन कंपेटिटिव एगोनिस्ट की। जब एसिडिटी बॉडी में कम करनी होती है और ओमेप्राजोल को खाते हैं तो ओमेप्राजोल जाके रिसेप्टर के साथ कंबाइन करता है और परमानेंटली कंबाइन करता है, नो टर्निंग बैक। और बॉडी में, स्टमक में एक्चुअली हमारा जो एसिड लेवल है, गैस्ट्रिक एसिड लेवल बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस कर देता है। फिर नॉर्मल एक्शन कैसे रिस्टोर होता है? नॉर्मल एक्शन ऐसे रिस्टोर होता है जब नए रिसेप्टर बनते हैं, और नए रिसेप्टर कम से कम 24 टू 48 आवर्स में बनते हैं। तो जब तक नया रिसेप्टर नहीं बनेगा, दोबारा से वो एक्शन नहीं होगा, तब तक ओमेप्राजोल अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। एम आई क्लियर सो फार बेटे? परमानेंट चेंज और रिवर्सिबल एगोनिस्ट दोनों में फर्क समझ आ गई है? नीलम, मेरी तरफ से बेटे सिग्नल्स फुल आ रहे हैं, चेक योर कनेक्शन प्लीज।
लास्ट वन कौन सी नीलम, इरिवर्सिबल के रिवर्सिबल? बेटे एगोनिस्ट हमने पढ़ा एक ऐसा एजेंट है जिसके पास एफिनिटी भी है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, यानी ना वो सिर्फ रिसेप्टर के साथ कंबाइन करता है बल्कि कंबाइन करने के बाद रिस्पॉन्स पैदा करने की ताकत भी रखता है। लेकिन ये एगोनिस्ट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहली टाइप है कंपेटिटिव एगोनिस्ट, नाम ही बता रही है कि मैं कंपीट करता हूं, यानी ये कंपीट करता है बॉडी में मौजूद लिगेंड के साथ रिसेप्टर साइट के लिए। ये रिसेप्टर साइट के साथ कंबाइन करने के लिए कंपीट करता है, खुद उस साइट के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, और जब कंबाइन हो जाता है तो फिर उसके रिएक्शन को रोक देता है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं यहाँ पर, और इसका मतलब ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये है कि एक दफा जब डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है रिवर्सिबल एगोनिस्ट, क्योंकि इसका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। सेकंड टाइप है इरिवर्सिबल एगोनिस्ट। इरिवर्सिबल एगोनिस्ट हमेशा परमानेंट चेंज लेकर आता है। मैंने इसमें तुम्हें ओमेप्राजोल की एग्जांपल दी, यानी ओमेप्राजोल जब रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाती है तो उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। जब वो रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाती है तो रिसेप्टर की कहानी खत्म। जब वो अपना काम कर लेती है तो बॉडी ने सारी उम्र तो ओमेप्राजोल नहीं ना खाओगे, जब इफेक्ट खत्म हो जाता है, जब ड्रग की जरूरत नहीं रहती तो ड्रग छोड़ते हो कि नहीं छोड़ते? जब ड्रग छोड़ देते हो तो अब बॉडी ने नॉर्मल एक्शन को रिज्यूम करना है। रिवर्सिबल एगोनिस्ट के केस में नॉर्मल एक्शन रिज्यूम हो जाता है, क्योंकि वहां पर रिएक्शन परमानेंट नहीं होता। जो बॉन्ड होता है रिसेप्टर का और एगोनिस्ट का वो परमानेंट नहीं होता, उसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल एगोनिस्ट में बॉन्ड परमानेंट होता है, एगोनिस्ट अपने साथ रिसेप्टर को लेकर जाता है, तो फिर नॉर्मल एक्शन कैसे रिज्यूम होता है? नॉर्मल एक्शन तब रिज्यूम होता है जब बॉडी में नए रिसेप्टर बनते हैं, और वो नए रिसेप्टर 24 से 48 घंटे के दौरानिया में बन जाते हैं। इसलिए इसका दूसरा नाम है नॉन कंपेटिटिव एगोनिस्ट। आप क्लियर है? ओके ग्रेट बेटे, दिस इज इम्पोर्टेंट कि तुम लोगों को बहुत चीजें क्लियर होनी चाहिए। अगली एगोनिस्ट की टाइप पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल का मतलब है फुल इफेक्ट नहीं है, हाफ इफेक्ट है। अच्छा बेटे, आज मैं यहीं पे रोक रही हूं काइंडली। आज मैं यहीं पे रोक रही हूं, आगे नहीं जा रही। और एक छोटी सी मिस्टेक जो मैंने अभी इसके अंदर मुझे पता चली है बेटे, प्लीज उसको भी रेक्टिफाई कर लो। एगोनिस्ट की डेफिनेशन के बाद मैंने तुम लोगों को एंटेगोनिस्ट की डेफिनेशन भी करवा दी थी ना, कि एंटेगोनिस्ट ऐसा एजेंट होता है
जिसके पास एफिनिटी होती है लेकिन इंट्रिंसिक वो नहीं होती है, एक्टिविटी नहीं होती है। क्या नहीं होती? इंट्रिंसिक एक्टिविटी उसके पास नहीं होती। लेकिन यानी कि ये बिल्कुल उस चाबी की तरह है जो ताले के अंदर जाके चली जाती है पर घूमती नहीं है, ताले को खोलती नहीं है, यानी जगह ऑक्यूपाई कर लेती है। जब तक वो चाबी हटेगी नहीं तुम डिजायर्ड चाबी नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है इसका काम है जगह को ऑक्यूपाई करना। और ये जो टाइप्स प्लीज मैंने तुम्हें पढ़ाई है ये इंटैगोनिस्ट की टाइप्स है। ये कंपेटिटिव इंटैगोनिस्ट कर लो पहले वाले को, और दूसरे वाले को इरिवर्सिबल या नॉन कंपेटिटिव इंटैगोनिस्ट कर लो। बेटे एम आई क्लियर? बेटे डिड यू गेट इट? मैं जब अब तुम लोगों को ओके ग्रेट बेटे। बेटे जब मैं अभी ये अपलोड करूंगी ना साइट पे तो मैं ये रेक्टिफाई करके अपलोड करूंगी, डोंट वरी। बस इतना ज़हन में रखो ये इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है और जिसका दूसरा नाम नॉन कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट है, और पहले वाला भी रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है और दूसरा नाम है उसका कंपेटिटिव एंटागोनिस्ट। आज मैं यहीं पे छोड़ूंगी, इतना काफी है फार्माकोलॉजी के लिए। आप फार्माकोलॉजी का टाइम बेटे खत्म हो गया है, हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के साथ। जस्ट वेट कि मैनेजमेंट की स्लाइड अपलोड हो जाए, वेट फॉर अ वाइल। कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? ओके ग्रेट बेटे। दूसरी जिस तरह स्लाइड अपलोड होती है तो मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल इसकी मेन मेन बातें रिवाइज कर लो।
बेटे प्लीज होल्ड ऑन, जिस तरह ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से स्लाइड अपलोड होती है, आई स्टार्ट. हेलो. वालेकुम सलाम. महा, मैंने मैसेज किया, काइंडली सेकंड स्लाइड अपलोड कर दो. चलो ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज. Okay, bete. Now it's management turns, and we are going to start with conflict. आज नया चैप्टर स्टार्ट करने लगी हूँ, that is conflict. Meanwhile, मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊं, तुम मुझे यहाँ टाइप करके बताओ तुम्हारे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट क्या है. Okay, disagreement, great. Anybody else? Clash, okay. क्लैश जरा हार्श हो जाता है सहर. कॉन्फ्लिक्ट इज when two parties have difference of opinion. That is called two or more parties. It can be more than two. When they have difference of opinion, that is called conflict. Okay. Now we will look at the slide of conflict. कॉन्फ्लिक्ट का जो मैं अभी शुरू करने लगी हूं, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये सारा का सारा बेटे तुम लोगों ने यहीं से याद करना है जो तुम्हें मैं अभी स्लाइड्स में नजर आ रहा है. ओके, यू हैव टू मेमोराइज इट फ्रॉम हियर. दिस इज रिटन बाय मी फॉर यू, सो यू हैव टू गो थ्रू इट. ये बुक में नहीं है, मुख्तलिफ बुक से लेकर इसको कंबाइन करके मैंने बनाए हैं सिंपल इजी नोट्स. सो कॉन्फ्लिक्ट क्या है?
Conflict can be defined as the consequence of real or perceived variations in common goals, values, ideas, attitudes, beliefs, feelings, or actions. Conflict is a dynamic process that can be positive or negative, healthy or dysfunctional within a work environment. अब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट हमारे पास कॉन्सिक्वेंस है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का, जो कि परसीव्ड या रियल हो सकते हैं. जरूरी नहीं है कि परसीव्ड का मतलब है जो हमें लग रहा हो, रियल जो असल में हो. परसीव्ड मीन जब तुम्हें लग रहा है कि अच्छा अगला बंदा जो है वो ऐसा सोच रहा है या ऐसा हो सकता है, ये परसीव्ड है. रियल जो एक्चुअल में सिचुएशन हो, दोनों में जिस भी तरह का डिफरेंस होगा, दैट विल गिव राइज टू कॉन्फ्लिक्ट. वो कॉन्फ्लिक्ट बिलीव्स में भी हो सकता है, एटीट्यूड्स में भी हो सकता है, आइडियाज में, फीलिंग्स में और एक्शंस में. यस, अपोजिंग थॉट्स यू कैन से हबीबा. आप कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक प्रोसेस है. स्टैटिक वो चीज होती है जो रुक जाती है, डायनामिक वो है जो चलती रहती है. कॉन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, फंक्शनल भी और डिसफंक्शनल भी है. अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा दो लोगों के दरमियान तो हम कैसे सीखेंगे? ठीक है, अगर तुम और तुम्हारी एक फ्रेंड है और उन दोनों के दरमियान अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, या कोई थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट दो डॉक्टर्स मिलकर डिसाइड कर रहे हैं, एक कह रहा है कि ऐसे जानी चाहिए, दूसरा कह रहा है कि नहीं ये मेडिसिन देनी चाहिए, फिर वो दोनों रीजन करने के लिए एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसमें जो जिसके पास ज्यादा अच्छी रीजन होती है वो दूसरे को सिखा लेता है. तो कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज है जब हमें उसमें से सीखने को मिले और वो हमारे जो है वो वर्क के ऊपर अच्छा इफेक्ट डाले. और कॉन्फ्लिक्ट नेगेटिव चीज है अगर ये अननेसेसरी हो और इससे हमारी सोच के ऊपर या हमारे काम के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़े. सो ये रही कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन. अब आप कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स पे जाने से पहले मैं चाह रही हूँ एक दफा जो ये डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है इसको तुम पढ़ लो और देख लो कोई चीज इसमें ना समझ लिखी हो, फिर मैं अगली स्लाइड पे जाती हूँ. क्लियर बेटे? अगली स्लाइड पे चलूं मैं.
ओके बेटे, टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कॉन्फ्लिक्ट इज क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स. कॉन्फ्लिक्ट के बाद अब कॉन्फ्लिक्ट की टाइप्स हैं. पहली टाइप है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट. इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 और मोर इंडिविजुअल्स. इसका मतलब है इंटर हमेशा वो होती है जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट होगी, वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होगी. ये कॉन्फ्लिक्ट की पहली टाइप है. This occurs typically due to how people are different from one another and difference in personal and the difference in personalities usually result in incompatible choices and opinions. For example, an interpersonal conflict occurs when two nurses disagree. So types of conflict में सबसे पहली टाइप है हमारे पास interpersonal conflict की, जब 2 या 2 से ज्यादा लोगों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो इसको इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं. वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट वेरियस रीजंस की वजह से हो सकता है. ये रीजन हो सकता है कि तुम्हारी और दूसरे की सोच ना मिलती हो, तुम और वो डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो. मसलन अगर कोई एशियन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है और कोई जो है वो यूरोपियन या अमेरिकन बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर ऑफ एनवायरमेंट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा. सो ये सारी चीजें कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करती हैं. इससे हमें सीखने को भी बहुत मिलता है. हमेशा जब भी कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड आए मत समझना कि ये नेगेटिव कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है. मैंने पहले भी बताया है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा. दूसरे ममालिक को छोड़ो, यहाँ पर डिफरेंट अगर शहर के भी लोग हों तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट होता है. हम कहते हैं ना कि मुल्तान के लोग ऐसे होते हैं, पिशावर के ऐसे होते हैं, फैसलाबाद के ऐसे होते हैं. सो व्हाई? because of that particular effect or particular upbringing in that area. So different लोगों के साथ काम करने से जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो हमें उनके बारे में जानने को मिलता है, ज्यादा नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज बढ़ता है तो हम ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं. इसलिए तुमने देखा होगा कि जब भी कोई इंटरनेशनल फर्म्स में ऐड आती है, या यहाँ को छोड़ो बाहर के ममालिक में जब कोई ऐड आती है तो वो प्रिफर करते हैं कि किसी ऐसे बंदे को हायर करें जो मल्टीलिंगुअल हो, यानी सिर्फ एक जुबान अंग्रेजी ना जानता हो, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी जानता हो, ताकि जब हॉस्पिटल में डिफरेंट एनवायरनमेंट से बिलोंग करने वाले लोग आए तो वो सबको डील कर सके. ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट कम से कम अराइज हो. लैंग्वेज की वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है, तो इसका मतलब ये है कॉन्फ्लिक्ट इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स अस टू लर्न. इज बैड when just conflict के लिए for the sake of किसी से लड़ाई या डिफरेंस के लिए कोई ऐसी बेतुकी सी बात कर दी जाए या किसी की सही बात को भी एक्सेप्ट ना किया जाए, इंसान अपनी बात पे अड़ा रहे, that is a bad conflict. okay, that will have a bad impact or effect. यहां तक क्लियर है? आगे जा रही हूं. Also, these types of conflicts aren't limited solely to nurses, as patients can enter into an interpersonal conflict with a nurse if they don't agree with an assessment or recommendation. जरूरी नहीं है कि दो नर्सेज या दो एक ही शोबा से ताल्लुक रखने वाले लोगों के दरमियान डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो तो वो कॉन्फ्लिक्ट होगा. बाजुकात नर्स और पेशेंट का, पेशेंट और डॉक्टर का, डॉक्टर और नर्स का भी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो कॉन्फ्लिक्ट होगा. और आई थिंक ये तो तुम लोग डेली वार्ड्स में कोई सैकड़ों दफा एक्सपीरियंस करते होगे. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है कि लास्ट टाइम जी ऐसा हुआ था तो ये ट्रीटमेंट दी थी, फर्क पड़ गया था, इस दफा ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखा इस दफा लास्ट टाइम की तरह नहीं किया, या पेशेंट तुम्हारे उससे सेटिस्फाई नहीं होता. ठीक है बेटे, मैं सीरियसली नोट कर रही हूँ अटेंडेंस कम हो रही है. ऑलरेडी तुम लोगों की छोटी सी क्लास है, अब फिर 2 लोग गायब हो गए हैं. हो सकता है मेनली ऑनलाइन आने जाने का इश्यू हो, लेकिन काफी लोग आज जो हैं वो एब्सेंट हैं, and that is really not good. It won't take you anywhere. कंप्यूटर स्क्रीन से किसी को कोरोना वायरस नहीं हो जाना. So you have to be online in order to learn something. Otherwise, nothing gonna help you out. अब आगे है apparently an interpersonal conflict is a natural occurrence which can eventually help in personal growth और डेवलपिंग रिलेशनशिप विद अदर्स. जैसा कि मैंने पहले बताया कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगा. सो कॉन्फ्लिक्ट इज गुड. कॉन्फ्लिक्ट होगी, एक दूसरे को जानोगे, रिलेशनशिप अच्छे डेवलप होंगे,
जब अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप होगा. इन एडिशन, कमिंग अप विद एडजस्टमेंट इफ नेसेसरी फॉर मैनेजिंग द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. जाहिर बात है, जब एक दूसरे के बारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा, एडजस्टमेंट होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ जो है वो मिनिमाइज होगा और बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट डेवलप होगा. When an interpersonal conflict gets too destructive, calling in a mediator would help to resolve it. कहता है बाजू का तो ये होता है कि हम आपस में खुद एक दूसरे से डिस्कस करके कोई हल तलाश करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर लेते हैं. लेकिन जब तुम्हें लगे कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ती चली जा रही है, तो बाजी हेड नर्स को बुला लो, वो आके सॉल्व कर देंगी तुम्हारी कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन. ठीक है, या किसी और मीडिएटर को बुला लो. मीडिएटर ऐसा बंदा होगा विच विल कम लिसन टू बोथ ऑफ यू, जो कि बाइस नहीं होगा. ये नहीं कि अपनी सहेली को बुला के मीडिएटर बना लो कि मेरी सहेली फैसला करेगी. नहीं, एक अनबाइस्ड पर्सन होगा जो आके दोनों की बात सुनेगा और फिर डिसाइड करेगा हु इज राइट और रॉन्ग. नाउ यू हैव 2 to 3 minutes टू गो थ्रू दी स्लाइड्स अगेन, और फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे चलूंगी. जो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे इसको पढ़ो अब खुद. नो वॉइस इसलिए नहीं आ रही लुबना कि मैं बोल नहीं रही. मैंने 2 मिनट नहीं है तुम लोगों को इसको रिवाइज करने के लिए, देखने के लिए कि कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ताकि फिर मैं आगे बढ़ू बेटे.
बेटे क्लियर है सब कुछ? मैं नेक्स्ट टाइप पे जाने लगी हूं, दैट इज इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स विद इन एन इंडिविजुअल। पहले इंटर का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान जो होगी। इंट्रा जब एक इंसान की अपने आप से कॉन्फ्लिक्ट होगी। ये अक्सर तुम लोगों के साथ होती होगी जब बाजारों में जाती हो, डिसाइड करती हो कौन सा सूट लूं, हरा वाला कि नीला वाला, पीला वाला कि काला वाला। ठीक है, ये वो वाली कॉन्फ्लिक्ट है व्हेन यू आर नॉट एबल टू डिसाइड। सो the experience takes place in the person's mind. Hence, it is a type of conflict that is psychological, involving the individual's thoughts, values, principles, and इमोशंस। हाँ, जमीर की अदालत, बिल्कुल जमीर की अदालत। सूट खरीदने में तो तुम्हारी जमीर की अदालत लगनी है हबीबा। For example, a nurse occasionally feels conflicted as she struggles to balance her job requirements with her personal life and beliefs. In this situation, a nurse is experiencing intrapersonal conflict. So, intrapersonal conflict क्या है? फर्ज करो अगर कोई एक नर्स है और उसका बच्चा बीमार है और उसने जॉब पे भी जाना है, तो अब क्या होगा? अब वो ये सोच रही है कि उसको ये लग रहा है कि जी उसको घर में रहना चाहिए, बच्चे को देखना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ उसको जॉब भी अपनी अपनी जॉब की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी करनी है। तो ऐसे सिनेरियो में जो कॉन्फ्लिक्ट वो फेस करेगी, रादर टू स्टे एट होम और टू गो आउटसाइड एंड वर्क, दैट विल बी अ इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत अच्छी है, ये भी हमें लाइफ में ग्रो करने में हेल्प करती है। फर्ज करो तुम्हें जिंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम हुई, तुमने लास्ट टाइम उसे जिस मसले को जिस हल से तुमने सॉल्व किया, नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम तुमने बहुत सोचा, 2 3 4 घंटे या 4 5 दिन या हफ्ता, और तुमने उसको सोच के फिर उस मसले को हल किया। नेक्स्ट टाइम तुम्हें उतना टाइम नहीं लगने वाला। नेक्स्ट टाइम यू ऑलरेडी नो, यू विल से ओके लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो मैंने ऐसे सॉल्व कर लिया था। सो हाउ you have psychologically gained experience to deal with that situation if the same thing happens again. Clear? अब आगे है, also ethical dilemmas are often a source of intrapersonal conflict. ये बिल्कुल वही जो मैंने तुम्हें अभी एग्जांपल दी है। For example, a nurse at work may have an intrapersonal conflict if her child is homesick, since she feels an obligation to her employer and a need to be home with her child. अब ये वही वाली एग्जांपल, कॉन्फ्लिक्ट है उसके ज़हन में कि घर में बच्चे को अटेंड करे कि जॉब पे जाए। तुम्हारे ख्याल से क्या होना चाहिए, घर में बच्चे को अटेंड करना चाहिए कि जॉब पे जाना चाहिए? यू टेल मी। ओके, वेरी गुड हबीबा, टू अटेंड बेबी एट दैट टाइम, वेरी गुड। इसका क्या होगा, जब तुम कोई ऐसा काम करोगे जिसमें कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है और तुम जबरदस्ती किसी उस जगह पर पहुंचे हो जहां पर कि तुम यू डोंट वांट टू बी देयर, क्या होगा? एक तो जहां पर फर्ज करो घर में बच्चे को अटेंड करना है वो तो तुम हो नहीं, यू आर नॉट डूइंग दैट जॉब। ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू आर प्रेजेंट एट द जॉब, स्टिल योर माइंड इज एट होम एंड स्टिल यू आर नॉट परफॉर्मिंग और गिविंग योर बेस्ट। तो डबल नुकसान हो रहा है, कोई भी काम तुम ठीक से कम नहीं कर पा रहे हो। ऐसे केस में एम्प्लॉई का नहीं, एम्प्लॉयर का बहुत रोल होता है। जिसने तुम्हें हायर किया होता है उसको समझनी चाहिए कॉन्फ्लिक्ट अपने एम्प्लॉई की और उस हिसाब से डील करना चाहिए। सो द बेस्ट वे वुड बी टू गिव एन ऑफ टू दैट पर्सन सो दे कैन गो बैक होम, डू देयर जॉब और ड्यूटी टुवर्ड्स देयर चाइल्ड, और मीनवाइल कोई और जो अवेलेबल है उससे इंसान वो ड्यूटी करवा ले। क्लियर? Intrapersonal conflict generally leads to restlessness and uneasiness or can even cause depression. हाँ, जब तक तुम कोई ये इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट किसी को बताओगे नहीं, तुम्हारे ज़हन में रहेगी
तो क्या होगा, जब तक जो सूट तुम्हें पसंद आया तुम खरीद नहीं पाती तो तुम्हें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। लिपस्टिक का शेड जो तुम्हें पसंद आया तुमने नहीं लिया तो तुम्हें डिप्रेशन हो रहा है। सूट कहीं बिक तो नहीं गया, कहीं बिक तो नहीं जाएगा, ठीक है। सो ऑल दीज रेस्टलेसनेस, अनलेस तुम किसी से डिस्कस करती हो और वो तुम्हें तुम्हारी जैसी दोस्त होती है, तुम्हें कहती है आओ मिल के सूट खरीद के आते हैं, so depression would be gone. So jokes apart, communication is the best way to solve intrapersonal conflict. अगर हम किसी को ये नहीं बताएंगे कि क्या चीज हमें बॉदर कर रही है, अपनी फीलिंग्स अपनी थॉट्स को वेंट आउट नहीं करेंगे, तो यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। ओके, जैसे तुम्हें फ्रेंड नहीं लेने देती, ओके हबीबा, तुम्हारे साथ बहुत से मसले मसाइल हैं, ये मैं इंडिविजुअली क्लास में आके तुम्हारे सॉल्व करूंगी इंशाल्लाह सूनर और लेटर। अच्छा, इन सच occasions it would be best to seek a way to let go of the anxiety through communicating with other people. हमेशा किस हर एक को बताना is also not good, only to those whom you trust, whom you think they will give you a better advice. हर एक की जिंदगी में ऐसे एक दो लोग होते हैं, talk to them, tell them and seek advice from them. तुम्हारा माइंड कॉन्फ्लिक्ट में है तो वो बेस्ट डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। Eventually, when a person is out of the situation, he or she can become more empowered as a person. जब सिचुएशन से आ जाओगे तो you will have more empowerment and thus the experience evoked a positive change which will help in personal growth of an individual. लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी तो you will not grow personally. So conflict and problem is very important. Problem is not there to break you, it's there to make you. Okay, so you will know कि तुम्हारी strength क्या है। अब अगेन तुम्हारे पास कपल ऑफ मिनट्स हैं, ये सारी स्लाइड पढ़ो फिर मैं नेक्स्ट टाइप पे जाती हूँ।
अब टाइप 3 करने लगी हूं बेटे मैं. इंट्रा ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट is a type of conflict that happens among individuals within a team. अब इंट्रा ग्रुप, दो ग्रुप्स के दरमियान नहीं है, ये एक ही ग्रुप के लोगों के दरमियान जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा वो इंट्रा ग्रुप होगा. The incompatibilities and misunderstandings among the individuals lead to an intra-group conflict. It arises from interpersonal disagreements, like team members have different personalities, which may lead to tension or differences in views and ideas. जाहिर बात है, एक ग्रुप जो है वो मुख्तलिफ लोगों से मिलकर बनता है. जब वो मुख्तलिफ लोगों से मिलकर बनेगा तो उन मुख्तलिफ लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा. जब उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से ग्रुप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करेंगी. ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जब सॉल्व हो जाएगा तो ग्रुप एक मजबूत ग्रुप की सूरत में उभरेगा. लेकिन अगर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो निग्लेक्टेड रहता है, उसको सॉल्व नहीं किया जाता, तो ऐसा ग्रुप एक वीक ग्रुप बनेगा और वो अच्छे तरीके से जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा. Within a team, conflict can be helpful in coming up with decisions which will eventually allow them to reach their objectives at a time. Difference of opinion होगा, different लोग different राय देंगे, फिर देखा जाएगा किसकी राय अच्छी है, किसके क्या नुकसानात है, तभी तो हम बेस्ट डिसीजन की तरफ जाएंगे. अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा तो बेस्ट डिसीजन भी नहीं अटेन किया जा सकता. However, if the degree of conflict disrupts harmony, harmony का मतलब क्या है, जो आपस में सलूक है, एक सिंपल उसमें गो में जो तुम्हारा रिलेशनशिप है among the members, then some serious guidance from a different party will be needed for it to be settled. अगर आपस में settle हो जाता है within the group is good. It will help you to grow, to learn more, to solve things in a more positive and constructive way. Otherwise, अगर वो disagreement वहीं तक रहता है, it will have a what kind of effect? A negative effect on the group, and you will not be able to perform in a constructive way. In that case, you might need a mediator from outside that will resolve the conflict. An unbiased mediator, not a biased one. यहां पर थर्ड टाइप हो गई, फोर्थ की तरफ जा रही. फोर्थ एंड लास्ट टाइप, सॉरी, इसको करने से पहले थर्ड टाइप एक दफा दोबारा पढ़ लो और देख लो कोई जेन में क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ लो. बेटे हबीबा, आई एम टॉकिंग, व्हाई देयर इज नो वॉइस? आई एम स्पीकिंग लाइक एट द upper threshold level of my voice. Why can't you hear me? Okay, bete, clear? Can you hear me, bete?
ओके, इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप जो दो या दो से ज्यादा ग्रुप्स के दरमियान में हो, takes place when a misunderstanding arises among different teams within an organization. जरूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट टीम्स के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट हो वो इंटर ग्रुप होगी, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ग्रुप के दरमियान भी जो होगी वो इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होगी. Such conflict if generated from system differentiation, task interdependence, scarce resources, jurisdictional ambiguity and separation of knowledge from authority. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ऐसी कॉन्फ्लिक्ट तब आएगी जब हमने दो ग्रुप्स को डिफरेंट टास्क तो दे दी हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि इफ, या दो ग्रुप को एक ही टास्क दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि इस टास्क को कहां तक कौन सा ग्रुप सॉल्व करेगा और कहां तक अगला ग्रुप. यानी कि टास्क इंटरडिपेंडेंस है और उसके दरमियान हमने कोई जो है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट नहीं की कि कहां तक काम करने की जिम्मेदारी किसकी है. ऐसी चीज अराइज करेगी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को. सो इन एडिशन कंपटीशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट फॉर इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट टू अराइज. दो ग्रुप के दरमियान अगर कंपटीशन होगा एक चीज को लेकर तो वो भी इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट को अराइज करेगा. Intergroup conflict serves as a powerful motivator to improve performance and effectiveness as well as satisfaction. For example, during such a conflict, the individual groups become more cohesive and task-oriented, whereas communication between groups diminishes. इंटरग्रुप बहुत अच्छी है. जब दो ग्रुप्स के दरमियान मुकाबला होता है तो दूसरे ग्रुप को हराने के लिए ग्रुप के बाकी मेंबर्स एक दूसरे के साथ अपने पर्सनल डिफरेंसेस को छोड़ के अच्छे तरीके से काम करते हैं. हबीबा, तुम्हारे नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? मेरे पास पूरे सिग्नल आ रहे हैं. चेक योर नेटवर्क बेटे. ठीक है. उसके अलावा हाउएवर व्हेन सच अ कॉन्फ्लिक्ट बिगिंस टू ड्रॉज बैक प्रोडक्टिविटी and gives way to more conflicts, then conflict management would be needed to come up with a resolution. ठीक है. नॉर्मली अगर ये पॉजिटिव वे में चल रहा है, कंपटीशन पॉजिटिव वे में चल रहा है तो अच्छा है, यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स. लेकिन अगर अगेन ये ड्रॉ या तुम्हें कर रहा है नेगेटिविटी की तरफ और पॉजिटिव इफेक्ट इसका जो है वो आउटकम जो है वो ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि दैट इज नॉट good at all. And here we are done with conflict and types of conflict. Any question, ask me here. I am done with today's lectures, bete. हबीबा, तुम्हारा आवाज का मसला हल हुआ है कि नहीं? ओके ग्रेट बेटे. देन आई एम गोना फिनिश टुडेज सेशन. यहां पर आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है. सी यू नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक. जितना भी मैंने पढ़ाया उसे अच्छे से रिवाइज कर लो. मैं ग्रुप में मैसेज करूंगी. अगले वीक फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट है ऑनलाइन. यस प्लीज. ईद गुजर गई, रोजे गुजर गए, सब कुछ गुजर गया. नाउ यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन स्टडीज. वो कितने चैप्टर्स में से होगा, क्या होगा, कैसा होगा, आई विल शेयर डिटेल्स ओवर द वीकेंड इन द व्हाट्सएप ग्रुप. मीनवाइल, Allah Hafiz for today. Have a nice weekend. See you next Friday, bete. I'm gonna finish the session, okay? हबीबा, तुम्हें मैंने कहा है मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगी. फिर किस किस टॉपिक का? ओके बेटे, अल्लाह हाफिज.